Welcome to the student Desha. In this video, we will discuss some important questions of fluid mechanics. So the question is, the atmospheric pressure with rise in altitude decreases linearly, first slow, then steeply, first steeply, then gradually, unpredictable. तो आपको इसमें बताना है कि जैसे हम एल्टीट्यूड को राइज करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, उसका डिक्रीमेंट किस फॉर्मेट में होगा आपको बताना है। देखिए, एल्टीट्यूड और प्रेशर के बीच में एक मैंने ग्राफ आपको दिखाया अभी। जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या है, डिक्रीज होगा। इनिशियली प्रेशर है वो स्लोली डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे ही अल्टीट्यूड को हम हाई पे ले जाते हैं तो प्रेशर का सडन डिक्रीमेंट हो जाता है, स्टीपली या सडन बोल सकते हैं उसको। तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ फॉलोइंग इज इक्वलेंट टू 1 kilopascal? 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1000 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 kilopascal के आपको इक्विवेलेंट बताना है इन चार ऑप्शंस में से। देखिए, 1 kilopascal मीन्स 1000 पास्कल, एंड वी नो दैट 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन ऐसा यूनिट, सो 1000 पास्कल्स मीन्स 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल एक ही चीज़ का यूनिट है। तो 1000 पास्कल मीन 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गेज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए पॉइंट आर 70 mm of Hg and 750 mm of Hg respectively. Absolute pressure at that point is 500 mm of Hg, 680 mm of Hg, 750 mm of Hg and 820 mm of Hg. So the gauge pressure and atmospheric pressures are given and we have to calculate the absolute pressure. So as we know that absolute pressure is equal to gauge pressure plus atmospheric pressure. So if you put the value in the formula, 70 plus 750 mm of Hg equal to 820 mm of Hg. तो सिंपल ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है, एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कई बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर दे दिया जाता है और एब्सोल्यूट पूछ लेता है, कई बार एब्सोल्यूट और गेज दे दिया जाता है, एटमॉस्फेरिक पूछ लेता है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इससे कई टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सिंपल है, ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज इन गेज प्रेशर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द स्केल इज मार्क्ड एज 10, 1, 0 एंड 100। तो आपको बताना है कि जब गेज प्रेशर का हम मेजर कर रहे हैं तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले पॉइंट को हम कितना मार्क करके रखते हैं। देखिए, गेज प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबव मेजर करते हैं, तो गेज प्रेशर के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गेज प्रेशर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको हम गेज प्रेशर बोलते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गेज कितना हो गया, 0 हो गया। तो ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज the magnitude of buoyancy force can be determined by Newton's law of viscosity, Archimedes principle, principle of moments, none of the above. तो buoyancy force है जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, उसका मैग्नीट्यूड हम अपने को फाइंड करना है। तो किस प्रिंसिपल से करेंगे? देखिए, बायोन्सी फोर्स के लिए मेजरमेंट है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम करेंगे। बायोन्सी फोर्स कितना लग रहा है उसके लिए आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया था, उसके बेसिस पे हम करेंगे। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या था? आर्किमिडीज ने ये कहा था कि बायोन्सी फोर्स है
वो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के इक्विवेलेंट होगा। जो फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके इक्विवेलेंट बायोन्सी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल था। तो इसी बेस पे हम बायोन्सी फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज ए फ्लोटिंग बॉडी विल रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम if the meta center is above the center of buoyancy, above the center of gravity, below the center of gravity and below the center of buoyancy। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन दी हुई है, मेटा सेंटर की आपको लोकेशन बताना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में। देखिए ये एक फ्लोटिंग बॉडी है और इसमें इसको अगर आप स्टेबल मानते हैं तो मेटा सेंटर है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अबोव रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अबोव रहेगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस फिगर बिकॉज दिस इज यूज मैनी टाइम्स इन मैनी क्वेश्चंस। समटाइम यू हैव टू कैलकुलेट द मेटा सेंटर हाइट, समटाइम यू हैव टू give answer based on the statements like this. So just remember this diagram. You will know that for equilibrium meta center should be always above the center of gravity. The next one is metacentric height is given as the distance between the center of gravity of the body and the metacenter. The distance between center of gravity of body and center of buoyancy. Distance between the center of gravity of the body and the center of pressure, and the distance between center of buoyancy and metacenter. तो क्वेश्चन में दिया है कि मेटासेंट्रिक हाइट है वो किन दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस है। चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि मेटासेंट्रिक हाइट होती क्या है। उसके अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट चेक करेंगे हम, जो करेक्ट है उसको टिक करेंगे। देखिए मेटासेंट्रिक हाइट होती है जी और एम के बीच का डिफरेंस, जी और एम के बीच का डिफरेंस, यानी जो जी एम डिस्टेंस है उसको मेटासेंट्रिक हाइट बोलते हैं। एम क्या है? मेटासेंटर, और जी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जो जी एम है वो क्या हो गया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटासेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो जो मेटासेंट्रिक हाइट होती है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटासेंटर के बीच का डिस्टेंस रहता है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन जा रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द मेटासेंटर। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बायोन्सी फोर्स acts through the centroid of the submerged body, volume of floating body, volume of the fluid vertically above the body and displaced volume of the fluid। देखिए क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बायोन्सी फोर्स जो एक्ट करता है उसका लाइन ऑफ एक्शन किससे पास होता है। तो बायोन्सी फोर्स है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के इक्वल होता है, और इसका लाइन ऑफ एक्शन जो पास करता है वो जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ है उसके वॉल्यूम के सेंट्रोइड से पास करता है। जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ है उसका वॉल्यूम था, उसका सेंट्रोइड आपने को देखना है। उस सेंट्रोइड से बायोन्सी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए स्टडी फ्लो local acceleration is 0, convective acceleration is 0, both local and convective acceleration are 0, none of the local and convective acceleration is 0। स्टडी फ्लो के बारे में आपको चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, किसके रेस्पेक्टिव में? लोकल और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन के रेस्पेक्ट में। तो एक बार देख लेते हैं कि ये लोकल और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या है। देखिए एक्सेलरेशन के दो पार्ट अपने को माने हैं। कन्वेक्टिव वो पोर्शन है जो स्पेस के साथ वेरी कर रहा है, और लोकल है जो टाइम के साथ में अपने को इसका डिफरेंशिएशन लेना है। देखिए कन्वेक्टिव में क्या होगा कि अगर कोई फ्लूइड है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म फ्लो है, यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होगा? स्पेस के साथ में फ्लूइड की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। अगर स्पेस के साथ में चेंज नहीं हो रही है तो कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का अगर स्पेस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
तो यूनिफॉर्म के लिए कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। स्टडी फ्लो की कंडीशन ये रहती है कि स्टडी फ्लो में टाइम के साथ में प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट रहती है। टाइम के साथ में प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट रहती है। तो टाइम के साथ में कोई प्रॉपर्टी कांस्टेंट है, उसका हम टाइम के साथ में डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लोकल जो है एक्सेलरेशन वो 0 हो जाएगा स्टडी फ्लो के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर यूनिफॉर्म के लिए पूछा जाता तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन 0 हो जाता। अगर स्टडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो है तो लोकल एंड कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, बोथ द एक्सेलरेशन विल बी 0। तो स्टडी के लिए लोकल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। The next one is continuity equation is based on the principle of conservation of energy, mass, momentum, both A and B। कंटिन्यूटी इक्वेशन को बताना है कि किस पे बेस्ड है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास। किस पे बेस्ड है, मास कंजर्वेशन पे बेस्ड है। यानी कि कंटिन्यूटी इक्वेशन को हमने जब इसका डेरिवेशन किया था तो मास को इसने हमने कांस्टेंट माना था, यानी कि मास जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज ए वन डायमेंशन फ्लो इज वन विच इज यूनिफॉर्म, स्टडी यूनिफॉर्म, टेक प्लेस इन स्ट्रेट लाइन, इन्वॉल्व्स जीरो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द फ्लो। तो वन डायमेंशन वही होगा जिसका कोई ट्रांसवर्स कंपोनेंट नहीं होगा। ट्रांसवर्स कंपोनेंट नहीं होगा मीन्स ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा, तो उसको हम वन डायमेंशन फ्लो बोलेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। द नेक्स्ट वन इज द टाइप ऑफ फ्लूइड इन विच फ्लो एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज with the time at any location is known as non-uniform, rotational, sturdy and unsteady flow। क्वेश्चन में कहा है कि एक लोकेशन फिक्स है और टाइम के साथ प्रॉपर्टीज़ एक फ्लो की चेंज नहीं हो रही है, इस टाइप के फ्लो को हम क्या बोलेंगे, स्टडी फ्लो। ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगर टाइम फिक्स हो और लोकेशन के साथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है उसको हम यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं। The next one is what is the value of angle between streamline and equipotential line at the point of intersection in the flow net? 0, 45, 60 and 90। फ्लो नेट में स्ट्रीम लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स जो क्रॉस करती है एक दूसरे को, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे दोनों के बीच में एंगल कितना होना आपको बताना है। देखिए, स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती हैं, तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती है इंटरसेक्शन पॉइंट पे। द नेक्स्ट वन इज इफ एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम द वेलोसिटी ऑफ फ्लो डज नॉट चेंज विद लोकेशन और ए स्पेसिफिक रीजन द फ्लो इज कॉल्ड एज स्टडी, अनस्टडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। पर्टिकुलर टाइम है यानी कि टाइम फिक्स है और वेलोसिटी है फ्लो की वो एक डिफरेंट लोकेशंस पे चेंज नहीं हो रही है। एक स्पेसिफिक रीजन है उसमें अलग अलग लोकेशन पे फ्लूइड की वेलोसिटी है, फ्लो की वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है। तो फ्लो की वेलोसिटी लोकेशन के हिसाब से चेंज नहीं हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म फ्लो। ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। स्टडी तब होता है जब लोकेशन फिक्स हो और डिफरेंट टाइम के रेस्पेक्ट में फ्लूइड प्रॉपर्टीज चेंज ना हो, उसको हम स्टडी बोल देते हैं। नेक्स्ट वन इज इन द केस ऑफ ए स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ ए फ्लूइड द एक्सेलरेशन इज 0, 1, इन्फिनिटी, एनी वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो कंडीशन दी है कि फ्लो है वो स्टडी है एंड यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कन्वेक्टिव एंड द लोकल एक्सेलरेशन दोनों 0 हो जाएंगे।
स्टडी एंड यूनिफॉर्म के लिए, यानी फ्लो है वो स्टडी भी है और यूनिफॉर्म भी है, तो टोटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट वन इज select the incorrect statement. For Bernoulli's equation, the flow must be sturdy, irrotational, incompressible, ideal gas. तो बर्नौलीज इक्वेशन के लिए आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से आपको इनकरेक्ट चूज करना है। बर्नौलीज इक्वेशन तभी एप्लीकेबल है जब फ्लो स्टडी हो, इरोटेशनल हो एंड इनकम्प्रेसिबल हो। तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, आइडियल गैस। ऑप्शन डी इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आइडियल गैस, डी। तीनों जो स्टेटमेंट है वो बर्नौलीज इक्वेशंस के लिए मस्ट कंडीशन है। The next one is a U-tube manometer measures local atmospheric pressure, difference in pressure between 2 points, difference in total energy between 2 points, absolute pressure at a point. U-tube मैनोमीटर है वो किस चीज़ को मेजर करना आपको बताना है। देखिए, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन मेजर करता है, बैरोमीटर। डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स है वो डिफरेंशियल U-tube मैनोमीटर मेजर करता है। एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए पॉइंट विल बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ U-tube मैनोमीटर। तो U-tube मैनोमीटर है वो एब्सोल्यूट प्रेशर में मेजर करता है एक पॉइंट पे। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। द नेक्स्ट वन इज Bernoulli's equation is based on conservation of mass, momentum, energy and of the above. तो Bernoulli's equation है वो इनमें से किस चीज़ के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। देखिए, Bernoulli's equation है that is based on energy conservation. Bernoulli's equation है वो energy conservation पे बेस्ड है। और कंटिन्यूटी इक्वेशन वो है मास कंजर्वेशन पे। तो बर्नौलीज के लिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज इन द फॉलोइंग इक्वेशन ईच टर्म रिप्रेजेंट एनर्जी पर यूनिट, वेट, मास, लेंथ ऑफ फ्लो, वॉल्यूम। इक्वेशन दी हुई है आपको, बर्नौलीज इक्वेशन है। इसमें ईच टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एनर्जी पर यूनिट, वेट, मास, लेंथ ऑफ फ्लो या वॉल्यूम आपको बताना है। देखिए, बर्नौलीज इक्वेशन है ये, और इसमें जो प्रत्येक टर्म है वो एनर्जी पर यूनिट वेट को रिप्रेजेंट कर रही है। एनर्जी पर यूनिट वेट, ऑप्शन इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो बर्नौलीज इक्वेशंस के बारे में कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि ये मास को रिप्रेजेंट कर रही है या वेट को। तो अगर इक्वेशन दी हुई हो इस तरह की इक्वेशन है P/γ प्लस v²/2g प्लस z इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यह इक्वेशन हमेशा एनर्जी पर वेट को ही रिप्रेजेंट करेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज पिटर ट्यूब इज यूज टू मेजर डिस्चार्ज, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी एट ए पॉइंट, प्रेशर एट ए पॉइंट। पिटर ट्यूब का यूज किसको मेजर करने के लिए किया जाता है आपको बताना है। देखिए, पिटर ट्यूब का यूज है वो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ और वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं प्लेलिस्ट का। इसके साथ एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक बने रहिए। धन्यवाद।